हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग सोशल साइंस का पेपर देखने वाले हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो पे हम लोग जो है 30 क्वेश्चन सोशल साइंस का देख चुके हैं। तो उससे आगे हम लोग 30 से आगे हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो है आपका जो पेपर सेकेंड पेपर है जो कि 18 जनवरी 2023 को पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जल मार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। जल मार्ग के बारे में बताना है और जो उपयुक्त ऑप्शन है मतलब कि उसे आपको बताना है। जैसे पहला है, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जल मार्ग है। तो ये भी मतलब कि एक तरह से सही बात है कि कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग जल मार्ग है। तो ऑप्शन ए भी आपका जो है सही ही है। उसके बाद देखिए, नाव्य यानी कि नाव्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए होता है। ये भी बात सही है। उसके बाद है, डरबन और केप टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन है। ये भी सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी यानी कि सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही जलमार्ग के बारे में सटीक बैठता है, यानी कि सही ऑप्शन है सारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। पहला है आपका फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप। उसके बाद है जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप। उसके बाद है आपका अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर। तो इस तरह से आपको बताना है कि यह किस प्रकार के सेलों से बने हुए, जैसे फ्रांस के काकेशस प्रदेश जो है चूना पत्थर निक्षेप और जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप। तो आपको इन सारे में से बताना है कि यह किस प्रकार के सेलों यानी कि पत्थरों से बना हुआ है। आग्नेय सेल या अपसादी सेल या आग्नेय अपसादी सेल दोनों से, या कायांतरित और अपसादी सेल। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अपसादी सेलों का ये सारे जो है एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए तथा बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो परंपरागत ऊर्जा, एक होता परंपरागत, एक होता गैर परंपरागत। परंपरागत क्या हुआ कि जो है आपके पृथ्वी पर जो है मतलब कि एक लंबे समय तक आप लोग उसका यूज कर सकते हैं, मतलब कि वह एक तरह से बोल सकते हैं कि समाप्त होने वाला नहीं है। और एक होता है गैर परंपरागत जो कि मतलब कि अनवीकरणीय भी बोल सकते हैं। उसका जो भंडारण जो है पृथ्वी पर क्या सीमित है और एक समय ऐसा आएगा कि लगातार जो मनुष्यों के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि वो मतलब कि सारा समाप्त हो जाएगा। वो हो जाएगा क्या, गैर परंपरागत। तो यहाँ पे परंपरागत के बारे में जो है कथन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है, तो कौन सा सही है आपको बताना हो। जैसे पहला है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। परंपरागत ऊर्जा जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये क्या हो रहा है, एक लंबे समय से इसका यूज करते आ रहा है। सही बात है। उसके बाद केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। क्या केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? ये बिल्कुल गलत। वैसे भी केवल लगा हुआ है तो आप लोग अपना दिमाग भी लगा सकते हैं थोड़ा सा और ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये गलत होगा। तो इस तरह से आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका क्या है, सही है। बट आपका जो है बी क्या है, बी यानी कि गलत है। तो ए सही है और बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ए सही बी गलत, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन से जोड़ा या जोड़े सही रूप में मिलान में है। तो यानी कि कौन सा जो सही तरीका से मिला हुआ है आपको बताना। जैसे मक्का के लिए जो है, क्या इसके लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा की ज़रूरत होती है। कपास के लिए मध्य तापमान यानी कि मध्यम तापमान और वर्षा। जूट के लिए उच्चतम तापमान और भारी वर्षा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इनमें से आपका जो है ऑप्शन जो है केवल सी बिल्कुल ही सही है। यानी कि ऑप्शन भारी वर्षा की ज़रूरत होती है जूट की खेती के लिए, ये बिल्कुल ही सही रूप से मिला हुआ है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जूट वाला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहे तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। मान के चलिए इस तरह से आपका जो है पृथ्वी है, ये आपका विषुवत रेखा है और ये आपका जो है इस तरह से है, तो ये कर्क रेखा एक तरह से आप लोग इस तरह से मान सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि, और यहाँ पे हो जाता है क्या आपका आर्कटिक वृत्त और यहाँ आपका हो जाता है क्या अंटार्कटिक वृत्त, यानी कि ये हो जाएगा उत्तर वृत्त, ये हो जाता है आपका दक्षिण वृत्त।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहे तो 21 जून को, दक्षिणी गोलार्ध किधर हो गया, ये नीचे वाला हो गया आपका, अगर आप लोग दक्षिणी गोलार्ध में रहे तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 21 जून को यदि आप लोग उत्तरी गोलार्ध में यदि रहते हैं तो वहाँ पे दिन क्या होता है, दिन जो है बड़ा होता है, दिन क्या होता है, बड़ा होता है। तो उसी दिन आप लोग 21 जून को यदि आप लोग दक्षिणी गोलार्ध में रहिएगा तो दिन क्या होगा, छोटा होगा, दिन क्या होगा, छोटा होगा। मान के चलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को है तो दिन बड़ा तो रात छोटा, तो उत्तरी गोलार्ध में रात छोटा हुआ तो उस दिन क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा हो जाएगा, यानी कि लंबी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पूछ रहा है तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रात लंबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस प्रकार आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय जो है यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर होगी। ग्रीनविच जो कि आपका जो है इंग्लैंड जो है वहाँ पर जो एक जगह है, ग्रीनविच से जो मतलब कि वहीं से जो रेखा गुजरती है उसी के द्वारा जो सभी देशों का जो समय का निर्धारण किया जाता है। तो यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, मतलब कि वो ग्रीनविच लाइन पे जो है वहाँ पे जब सूर्य का जो है मतलब कि जब सूर्य जो है पूरे यमोत्तर जो है उसके जो डायरेक्टर मतलब कि ऊंचे पर होगा तो उस समय जो स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, तो उस समय जो सभी स्थानों पर जो दोपहर का टाइम होगा, यानी कि दोपहर मतलब 12 बजे का टाइम होगा जब ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर सूर्य जो है आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर का समय होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है। तो आपको बताना जिस तरह से अभी बताए थे कि इस तरह से विषुवत होता है, उसके बाद यहाँ पे होता है उत्तर वृत्त, यहाँ हो जाता है आपका दक्षिण वृत्त, मतलब इसको आर्कटिक बोल सकते हैं और इसको ये 66.5 डिग्री उत्तर हो जाता है और ये आपका 66.5 डिग्री दक्षिण हो जाता है। तो ये आपका दक्षिण वृत्त मतलब अंटार्कटिक वृत्त हो जाता है और ये आपका आर्कटिक वृत्त हो जाता है। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पर, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर, ये उत्तर हो गया आपका, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर ध्रुव वृत्त बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्कटिक वृत्त बोलिए या उत्तर ध्रुव वृत्त बोलिए, बिल्कुल दोनों सही बात है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, मध्य हिमालय को कहा जाता है, यानी कि मध्य हिमालय को क्या कहा जाएगा, हिमाचल या शिवालिक, अरावली, हिमद्री। तो आपको बताना है कि मध्य हिमालय को क्या कहा जाएगा, तो हिमाचल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 तरह को मतलब कि हिमालय को श्रेणी को बांटा गया है। तो पहला हो गया आपका क्या, बृहद या बाह्य हिमालय हो जाता है। उसके बाद आपका दूसरा क्या हो जाता है, लघु या मध्यम हिमालय हो जाता है। और तीसरा आपका क्या हो जाता है, जो तीसरा वाला है आपका जो है यह बृहद हिमालय के अंतर्गत आ जाता है, यह हो जाता है बृहद या उच्च हिमालय। तो पहला वाला हो गया आपका क्या, बाह्य हिमालय या शिवालिक बोल सकते हैं, पहले एक बार हम गलत बोले थे। तो ये हो गया आपका बाह्य हिमालय या शिवालिक, और दूसरा हो गया लघु या मध्यम हिमालय। उसके बाद तीसरा आपका हो गया बृहद या उच्च हिमालय, इस तरह से है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मध्य हिमालय, यानी कि लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आपका हिमाचल आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण के प्रकार है। एक तरह से आप लोग वर्षा के रूप में बोल सकते हैं कि वर्षा के कौन प्रकार है। तो बाढ़ ये कोई वर्षा का प्रकार नहीं है, बट और जो रेस्ट आ रहा आपका 3 ऑप्शन बचा, हिम, ओला और सहिम वृष्टि, ये जो है तीनों जो है आपका क्या है, वर्षण के प्रकार है। तो हिम, ओला और सहिम वृष्टि। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि बी, सी और डी किस में है। तो ये आपका बिल्कुल तीनों जो है सही हो जाएगा, बी, सी और डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो आपको बताना है कि किस गैस को जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो CO2 जो है आपका जो बिल्कुल ही ग्रीन हाउस गैस है, इसमें मतलब कि ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आपका मीथेन भी आ जाता है, CH4, ये भी आपका क्या हो जाता है, जलवाष्प भी हो जाता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सारे आपका जो है ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक स्तर इतिहास निम्नलिखित से गठित है। प्रारंभिक स्तर जो है शुरुआती स्तर में जो इतिहास किस प्रकार से इसका गठन किया गया है, क्रमबद्ध तरीका से आपको बताना हो। तो इसमें जो है भव्य वर्णन, कालक्रम, उसके बाद और सारे ऑप्शन है जैसे आलोचनात्मक चिंतन है, सवाल इतिहास, क्या लिखा हुआ,
सबाल्टर्न इतिहास। तो इसमें जो है प्रारंभिक स्तर पर जो इतिहास का जो गठन किया गया था वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भव्य वर्णन किया गया था, और इसका जो है कालक्रम मतलब कि समय के अनुसार इसको जो क्रमबद्ध तरीका से इसका जो वर्णन किया गया था। तो इस तरह से ए और बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इतिहास का प्रारंभ में किस प्रकार गठन किया गया था, भव्य वर्णन किया गया था और इसका कालक्रम किया गया था यानी कि समय के अनुसार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यावश्यक है। मतलब प्रारंभिक स्तर पर जो है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो है किन कारणों से अत्यधिक आप लोग मान सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका, जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक अध्ययन का हम लोग अध्ययन मतलब कि क्यों पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस चीज़ को समझने के लिए कि समाज में लोग कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे का मदद करते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, इन सारे चीज़ों को समझने के लिए तो हम लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए, ये भी सही बात है। लोकतंत्र में जिम्मेदारी नागरिकों के होने के लिए, ये भी सही बात है। उसके बाद मतभेदों का सम्मान करने के लिए, ये सारे चीज़ों को हम लोग जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं यानी कि SST को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यानी कि सारा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे 2 कथन दिया गया, तो दोनों कथन के बारे में आपको पढ़ना है और इसके बारे में आपको जो है मतलब कि बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है, जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं और उनका जो है विद्यार्थियों पर गहरा असर पड़ता है, ये सही बात है अधिगम पर। उसके बाद देखिए सेकंड क्या कहता है, नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहाँ लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम है, ये बात भी सही है। अथवा जो संपूर्ण रूप से क्या है, नदारद है। तो ये भी सेकंड वाला भी आपका सही है, बट ये जो है जो कथन 2 है उसका जो है कथन 1 का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि कथन 1 और दोनों सही है परंतु कथन 2 कथन 1 का उदाहरण नहीं है। तो कथन दोनों सही है, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें है कि निम्न में से कौन से मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है। तो आपको बताना है कि निम्न में से जो है कौन सा मूल्य जो है एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है। तो इसमें जो है समूहबोध और आपका जो है आलोचनात्मक चिंतन, तो ये दोनों जो है एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है। क्या क्या, समूहबोध और आलोचनात्मक चिंतन यानी कि A और D। तो किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए विषय पढ़ाना चाहती। मतलब कि एक शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों को ऐसे जो है कोई भी अनजान जगह के बारे में उसको पता लगाना है, उसके बारे में पढ़ना है, जानकारी इकट्ठा करना है, तो इस चीज़ को वह पढ़ाना चाहती है। तो इसके लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी आपको बताना है। तो इसके लिए जो है आपका ग्लोब का भी मतलब कि मदद लेना पड़ेगा, विश्व का नक्शा हो गया, फिल्म हो गया, भारत का नक्शा हो गया। तो इन सारे सामग्रियों का मतलब कि उसको उपयोग करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है। तो प्रारंभिक स्तर पर जो है सामाजिक विज्ञान पे जो है जेंडर के बारे में बताना है। तो इसके लिए जो है किन किन मतलब की चीज़ों को सम्मिलित करना होगा। जैसे पहला, महिलाओं के संघर्ष की कहानियाँ, बिल्कुल सही बात है, इस सारे चीज़ों को जो है लेना पड़ेगा, इस पर चर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद महिला व पुरुषों की शैक्षिक भागीदारी का आंकड़े, ये भी सही है। विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं की मतलब कि दर्शाता हुआ वॉलपेपर, यानी कि दर्शाता हुआ वॉलपेपर। तो इस तरह से ये तीनों जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इन सारे चीज़ों को शामिल करके हम जेंडर जो है विषय है, जो टॉपिक है, उसको हम अच्छे तरह से क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं इन तीनों ऑप्शन की मदद से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था, सही बात है। उसके बाद है, ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारतीय बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र
लाया गया था। यानी कि यहाँ पे जो है दोनों आपका जो है बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन मतलब कि कथन 1 और कथन 2 जो है आपका दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो 3 ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस में एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से परावर्तित होते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस में एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से परावर्तित होते हैं। पहला है केवल सूचना पट में, दूसरा है परीक्षा के उद्देश्यों के लिए संकल्पनाओं को सरल बनाने में, उसके बाद है सभा के समय कथावाचन में, उसके बाद है योजना बनाने एवं आकलन में। तो एक जो है कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होंगे तो इसके लिए वह शिक्षक का क्या करना चाहिए, वह शिक्षक योजना बनाने और आकलन मतलब योजना बनाने एवं आकलन में जो है इस तरह चीज़ों को जो वह जब सम्मिलित करेंगे तभी वह शिक्षक एक कल्पनाशील शिक्षक के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद अगला है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न परिस्थिति की तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, निम्न में से कौन से उदाहरण सबसे उचित है। तो एक शिक्षक है वह परिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझाना चाह रहा, चर्चा करना चाहता, तो बच्चों को बताने के लिए किन किन उदाहरणों का वह ज़रूरत लेगा, किन किन उदाहरणों का सहारा लेगा। जो इसके लिए जो वह रेगिस्तान, नदी, समुद्र और शैवाल या मूंगा चट्टान, ये सारे चीज़ों के द्वारा जो है वह बच्चे को परिस्थितिक तंत्र के बारे में अच्छे से समझा पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है। मतलब कि आपको जो है चर्चा करने के लिए कहता है कि समाज में जो है मतलब कि महिलाओं को जो है पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जा रहा है, तो इसके बारे में जो है ऐसे प्रश्नों को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में बताना है। जैसे पहला है आपका, ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानता को उजागर करने में सहायता करते हैं। उसके बाद है ऐसे प्रश्नों को निश्चित उत्तर नहीं होते और उनका कोई शैक्षिक महत्व नहीं होता। देखिए ऐसे प्रश्नों को का कोई निश्चित उत्तर नहीं होता, कोई शैक्षिक महत्व नहीं होता, ये जो है आपका गलत ऑप्शन है। यानी कि ऑप्शन ए और बी जो है आपका बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ब्राज़ील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच अंतर का पता करने के लिए निम्नलिखित मतलब कि पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होनी चाहिए। अब देखिए ब्राज़ील और भारत के लोगों के जीवन शैली के बीच में जो है अंतर को पता करना है, जिसके लिए जो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, किन स्रोतों का उसको जो है उपयोग करना चाहिए। तो पहला है पत्रिका, इंटरनेट से एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र, ये सही बात है। इस तरह से भी मतलब कि वह उनके जीवन शैली के बारे में पता कर सकता है। ब्राज़ील एवं भारत के जनगणना का डाटा, ये भी उसको मदद करेगा। उसके बाद देखिए ब्राज़ील एवं भारत की फिल्म, और ये देखिए फिल्म के द्वारा भी देखकर भी उनके जीवन शैली को पता कर सकता है। उसके बाद देखिए ब्राज़ील एवं भारत के बीच व्यापार संधि, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए और बी और डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए बी डी किस में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, एक समर्थ पाठचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद आर में क्या बोल रहा है, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमा को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटनाओं को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो इनमें जो है आपका जो है दोनों बिल्कुल ही सही है, लेकिन आपका जो है सेकेंड वाला जो है व्याख्या आपका जो है सही नहीं करता है। तो आपका जो है कथन 1 भी सही है और कथन बी भी सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। कौन, ए नहीं करता। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है। तो आपको बताना हो कि सामान्यीकरण के बारे में कौन सा संबंध सही है, तो आपको इनके बारे में बताना है। जैसे पहला है आपका, वे 2 और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंध की ओर संकेत करने वाले कथन है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए बीम क्या कहता है,
सामान्यीकरण, वर्गीकरण, व्याख्या, मूल्यांकनों एवं पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत हो सकते हैं। बिल्कुल ये भी आपका सही है। उसके बाद देखिए क्या, सामान्यीकरण का सही अथवा गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, ये आपका जो है गलत है। उसके बाद उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता है तब तक उनकी संगठन संकल्पनाओं को न समझा जा सके, ये भी आपका जो है बिल्कुल सही बात है कि उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता है जब तक कि उनकी संगठक संकल्पनाओं को न समझा जा सके, ये आपका सही। यानी कि ए, बी और आपका जो है डी ऑप्शन जो है किसमें है, ए, बी और डी। तो ए, बी, डी आपका 3 में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक है। अब देखिए ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ाना है तो उस समय पढ़ाते समय जो है मतलब कि कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक है आपको बताना। जैसे है किसने विशिष्ट लेख लिखा, अभिलेख कब किया गया, क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था। तो इन सारे प्रश्नों को जो है मतलब कि ऐतिहासिक स्रोतों को पढ़ाते समय मतलब कि इस सारे प्रश्नों को जो है चर्चा करना ये प्रासंगिक बनता है। तो ए, बी, सी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि सारा ऑप्शन सही है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन है क्या आप ऐसे 2 तरीके बता सकते हैं, क्या आप ऐसे 2 तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र के समानता के मुद्दे पर पड़ता है। पहला आपका यहाँ पे बोला जा रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता है। जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है जिसके पीछे पूछने का जो है क्या रीजन है ये आपको बताना है। जैसे पहला है यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वाले अवधारणाओं को समझ लिया है, ये भी बात आपका जो बिल्कुल सही है। छात्रों के स्मरण, देखिए स्मरण वाला जब भी ऑप्शन रहता है वो गलत हो जाता है, याद कराना किसी चीज़ को ये गलत ऑप्शन माना जाता है। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देती है, ये भी सही है। यानी कि ए और सी आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें है भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करती है। मतलब कि भूगोल की एक शिक्षिका है वो देख रही है कि जो टेस्ट लिया जा रहा है कक्षा में उसमें जो है भूगोल के विषय में जो है बहुत निचले स्तर का निष्पादन कर रही है। तो उसके बाद वो चिन्हित करती है कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह जो है सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किस में संलग्न है, किस प्रकार के कामों में संलग्न है आपको बताना। जैसे है अधिगम का आकलन, अधिगम हेतु आकलन, मूल्यांकन, कार्यात्मक अनुसंधान। तो इसमें जो है लगातार जो है शिक्षिका जो है एक कार्यात्मक अनुसंधान उस पर रिसर्च कर रही है कि उसको जो है किस प्रकार से मतलब कि समझाया जा सके और किस प्रकार काम किया जा सके। तो यह एक तरह से रिसर्च कर रही है, कार्यात्मक अनुसंधान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तो क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग जो है भारी वस्त्र पहनते हैं, तो इस प्रश्न के द्वारा बच्चों में किस चीज़ का मतलब कि क्षमता का आंकने का प्रयास कर रही है। तो मतलब किया जा रहा शिक्षक के द्वारा या शिक्षिका के द्वारा। जैसे परिकल्पना, तर्क शक्ति, अर्थ निकालने, सामान्य अनुमान लगाने। तो सारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, तो इससे जो है बच्चों में जो है एक जब उस चीज़ों को बारे में काफ़ी तर्क से अपना परिकल्पना करेंगे, तर्क लगाएंगे और उस चीज़ के बाद तर्क लगाकर उस चीज़ के अर्थ तक जाएंगे कि उसको जो स्पष्ट पता चल जाएगा कि आखिर क्यों पहनता है भारी वस्त्र, उससे जो है वह अर्थ निकाल लेगा। तो इन प्रश्नों के द्वारा जो है बच्चे क्या होंगे, अर्थ निकालने में सक्षम होंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो आपको बताना है कि भूगोल पर जो है मानक संदर्भित टेस्ट में जो निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इन सारे ऐसे प्रश्नों के लिए जो है बहुविकल्प प्रश्न जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहुविकल्प प्रश्न। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। तो
तो आपके पड़ोस में आप जहाँ पे रह रहे हैं तो उसके आसपास में जो है किस किस प्रकार का भूमि का उपयोग हो रहा है, तो उसका सूची बनाना है। यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की क्षमता आंकने का प्रयास करता है। तो इसके द्वारा बच्चों में किस चीज़ का जो है विकास होगा, तो इसमें जो है बच्चे का अवलोकन करने की जो क्षमता होती है, तो उसमें जो है किस किस प्रकार की भूमि का उपयोग किया जा रहा है, तब उसका सूची बनाएगा। तो इससे बच्चे क्या करेगा, अवलोकन करेगा। तो अवलोकन मतलब देखेगा, उसको परखेगा। तो इससे जो है उसमें अवलोकन की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा विकास होगा, डेवलप होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है। अपने आसपास के वृक्षों का एक परियोजना करने के लिए, उस पर जो है एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए विद्यार्थियों को कुछ मतलब बताया गया, तो उसको जो है अनुक्रम में बताना है, एक क्रमबद्ध तरीका से पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, इस तरह से उसको बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी में आपको देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी ABC यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग देखिए। तो 3 में देखिए क्या पहले सी, तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे कि अवलोकन करेगा। पहले क्या करेगा, अवलोकन करेगा। अवलोकन करने के बाद क्या करेगा, उसको जो निरूपण करेगा। तो उसके बाद निरूपण करेगा, उसके बाद वह बच्चे फिर क्या करेंगे, आंकड़े को इकट्ठा करेंगे, यानी कि बी, यानी आंकड़े के इकट्ठा करने की योजना बनाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। उसके बाद उस पर क्या करेगा, चर्चा करेगा। तो इस तरह से जो है आपका CAB D उसके बाद E, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से हम लोग जो है अभी 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन आपका जो है पार्ट A में है, तो उसे भी आप लोग पार्ट 1 में है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। और पार्ट 2 में आपका 30 क्वेश्चन अभी कराया गया है। तो प्लीज़ आप लोग अभी तक एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।